मजहब में हव्वा की बेटियों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन माशरा माओ, बहनों, बेटियों और बीवियों को बराबरी का मकाम देने पर आमादा नहीं। अक्सर औकात इन पर ऐसे मजालिम तोड़े जाते हैं जिनके तस्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन मजालिम में एक जुल्म खवातीन पर तेजाब से हमला भी शामिल है। दहशतगर्दी के इस नए रूप से औरत जिंदा लाश बन जाती है। उसका हाल और उसका मुस्तकबिल तन्हाई के अंधेरों में कहीं खो जाता है। मुआशरा इससे मुंह मोड़ लेता है और वो नाकर्दा गुनाहों की सजा झेलने लगती है। इस हवाले से हमारे कानूनी सकम की वजह से 35% केसेस में तो मुजरिम को सजा मिल जाती है, मगर 65% केसेस में मुल्जिम बरी हो जाता है। आज अपने प्रोग्राम में हम तेजाब गर्दी का एक वाकया बयान कर रहे हैं। राहिला की ये तस्वीर गुज़िश्ता चांद रात की है, जहां हमारे लोग ईद की खुशियों में डूबे हुए थे। यहाँ पर एक ऐसा वाकया रोनुमा होने जा रहा था जो हमारे माशरे में एक बदनुमा दाग के तौर पर आलम अश्कार है। इसको क्या पता था कि इसका ये खूबसूरत चेहरा अगले चंद लम्हों में पहचान के काबिल भी नहीं रहेगा। ये है ज़ीशान उर्फ अली, जिसने अपनी मंगेतर राहिला के चेहरे पर तेजाब से हमला करके उसका हाल और मुस्तकबिल तारीकी की नजर कर दिया। इस दरिंदा सिफत इंसान ने ये भी न सोचा कि 6 साल के तवील ताल्लुकात को वो एक लम्हे में तहस नहस कर रहा है। ज़ीशान और राहिला की मंगनी बड़ों की रजामंदी से तय पाई थी, फिर मंगनी टूट गई। इस टूट फूट का जिम्मेदार कौन था? ज़ीशान, राहिला या कोई मशकूक हरकत या फिर पैसे की लालच? किसी भी काम को सरंजाम देने से पहले गहरी सोच, मजबूत प्लानिंग और मुस्तकिल मिजाजी शामिल हो तो कामयाबी नसीब होती है। ज़ीशान ने भी यही किया, मगर उसकी सोच और प्लानिंग मनफी रवैये की तरफ माइल थी। अवाम की आवाज की टीम इस जाए वकुआ पर मौजूद है जहां राहिला के चेहरे पर तेजाब फेंका गया था। ये है वो घर, ये है वो ताला जो कि अभी नया लगा हुआ है। वहाँ पुराना लगा हुआ था जो कि खोलने में ये कह रहे हैं मुश्किल हो रही थी। मुश्किल इसलिए हो रही थी कि इसके अंदर उन्होंने कोई चीज डाली हुई थी। एलपी भी हो सकती है या और कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है। होगा कि यहाँ पे आके खड़े हों, वो ताला खोलने की कोशिश करें, जब नहीं खुलेगा तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा वहाँ से इधर तक आने में। तो इससे दरवाजा नहीं खुल रहा था तो भाई ने कहा भाई क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा रही हो, आप हटे में। तो अब जब लड़की यहाँ पे खड़ी, उसका भाई यहाँ पे खड़ा था, उसको टारगेट जो है ना वो क्लियर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि इसका भाई आगे आ रहा था और उसका टारगेट वही राहिला थी। उसने जो वहाँ से आया है यहाँ पे आके जो इसने ये फेंका है, फेंकने के बाद ये जो यहाँ इसने बाइक खड़ी की जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कार के पास में जो आपको मैंने तस्वीरें दिखाई थी, वो ये टायर थे इस जगह से। अच्छा, इधर ये बॉटल पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे खड़े होके ज़ीशान ने उसको यूं करके टारगेट किया और ये इतनी करीब जगह है कि बहुत आसानी से टारगेट हो सकता है। आधी बोतल ने ये काम किया, अगर पूरी डाल देता तो वो पूरी डाल देता तो फिर शायद कुछ और हो जाता, क्योंकि इतना तेजाब जो ये इतनी हाई स्पीड से है कि एक पाव 250 मिलीग्राम जो है या 250 में एक पाव का, उसमें से भी आधा पाव बच गया। आधा पाव ने जब ये किया है तो अभी और आधा पाव तो हमारे पास जो मौजूद है, जो हमने भेजा हुआ है लेबोरेटरी में, तो ये इंतहाई हाई लेवल का था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ASI से बातचीत के दौरान इत्तेफाकन आफ्ताब, जो राहिला का बहनोई है, और उसकी बहन के साथ हमारी मुलाकात हुई। आप बहनोई हैं राहिला के? जी जी, मैं आफ्ताब। अच्छा, बहन है। अच्छा, ये वो बच्चा है। अल्लाह, ये तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अभी क्या हो रही है? इतना इन्फेक्शन हो गया, इसके ब्लड बर्बाद कर दिया उसने हम लोगों को। हम इनसे, ये अच्छी बात है कि हमें मिली है, हम इनसे अंदर जाके बात करते हैं। आप अंदर जाइए। घर के अंदर तक ये छींटे आए हैं, ये देखें आप, ये सारे तेजाब के ही निशान हैं। और ये लोहे का गेट क्रॉस करके ये जो छींटे आए हैं, ये आए हैं, ये देखें। जब फर्श का ये हाल है तो इंसान का क्या हाल है। बच्चा आपके सामने यहाँ पे तस्वीर बना हुआ है, देखें, जुल्म की इंतहा है। इतना छोटा बच्चा, यानी इसी तरह गोद में उठाया होगा, इधर से उसने फेंका है तेजाब। राहिला की भी फेसिंग ये थी और बच्चे की भी ये थी, तो उसने डायरेक्ट इस पे फेंका है और इधर आई है चीटें। राहिला की फ्रंट तो ये थी, तो उसने पीछे से आवाज लगाई अली ने। बच्चा तो इस साथ में था, जैसी घूमी उसको देखने के लिए तो उसने डायरेक्ट किया है। और बातें पूछनी, हम बैठ के बात करते हैं, बहुत सारी बातें हमें पूछनी है।
राहिला की फैमिली है, भाई हैं जो कि कंप्लेनेंट है इस केस में, इनसे हम बात करेंगे। और ये छोटा बच्चा जो कि मुतासर हुआ है, एसिड विक्टिम है। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इतना छोटा बच्चा कभी एसिड विक्टिम हुआ होगा। माँ भी तड़प रही है क्योंकि कब से ये बच्चा बेचारा तकलीफ में और अभी तक ठीक नहीं हो रहा। कब से आप लोग अस्पतालों में लेके हाई लेवल पे कोई भी हमें पूछने तक नहीं आया है कि भाई तुम्हारे साथ हुआ क्या है। कोई तो मिनिस्ट्री से कोई आए, कोई आने वाले तैयार ही नहीं है। हर कोई आते हैं बस वहाँ पे कोई इलाज उसका नहीं हो रहा क्योंकि पेमेंट नहीं जमा हुई थी, कोई कर ही नहीं रहा वहाँ पे इलाज। दुकान है बाबा की, उसके यहाँ से हम परेशान लगे पड़े, हम लोग करे। अच्छा, पैसों का भी कोई इंतजाम नहीं हुआ? नहीं, वहाँ मेरी बहन ऐसी पड़ी हुई, कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई सिस्टर चेक नहीं करने आ रही। क्यों नहीं आ रहे? उसे चेक करने क्यों नहीं आ रहे? ऐसे नहीं है ना, बोलते वैसे जमा कराओ, 1-2 लाख जमा करो। हम कहाँ से लाए? मेरे पापा की दुकान जाके देखे आप। आधे घंटे पहले मुझे फोन आया कि भाई आपके 2,40,000 रुपए आप फटाफट पैसे जमा कराएं। 1 लाख आपने जमा करा, मैं वो कहाँ से लाऊं? हम इतने परेशान हो गए कि हम किसी से कोई भीख भी नहीं मांगे, कोई हमें दे दे, भीख दे दे। मेरी बहन इशारा करती है मुझे, आपा मेरा चेहरा, मेरी आईज मुझे दे दो। मैं कहाँ से उसको मेरे हाथ लगाती है चेहरे पे कि मुझे मेरा चेहरा वापस कर दो। कहाँ से उसको चेहरा उसका वापस करे, उसकी आईज वापस करे। इतनी अच्छी उसकी आईज माशाल्लाह, मस्कारा आईलाइनर लगवा दी थी मुझसे। अब कहाँ लगाऊं मैं? उसकी आंखें ही नहीं उसकी। इतना प्यार करती थी मेरे बच्चों को। जब भी गोद में साथ लेकर आई थी यहाँ तक बहुत हो रहा था। मैं उसको डांट रही थी, चाहे लेके चली गई, अब मत डांटो, मैं इसको लेके चली जाती हूँ। ये भी चाह रही थी, इसको मैं जबरदस्ती गाड़ी में उतर के बोली मैं भी जा रही हूँ। मैंने इसको बोला, मैंने खबरदार गाड़ी में बैठो, अभी पैसे लेके आ रही है। वो पैसे लेने आई थी घर के अंदर के। मैं चलो पैसे उठाऊंगी, शॉपिंग करूंगी थोड़ी सी। एहतिकाफ में बैठी थी क्या? इरादा था इसका। राहिला और जो ज़ीशान है उसके बीच में मंगनी कब हुई और कैसे हो गया? पिछले साल हुई थी मंगनी, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त मंगनी हुई थी। 7 साल से तो लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी थी, माशाल्लाह सब कुछ बेहतर था। अचानक आपस मंगनी के बाद लड़ाइयाँ हुई, मसले हुए, तो मंगनी खुद, लड़के ने खुद आके बोला कि मंगनी नहीं रखनी। लड़के ने खुद बोला? अच्छा, वो तो अभी बोल रहे हैं मैं सारी डिटेल देता हूँ। 6 से 7 साल हुए रिश्ता, मतलब पड़ोस में रहते थे, तो आना जाना घर में फैमिली टर्म एक ही थे हमारे सबके, ठीक है ना, आना जाना अच्छी फैमिली सब कुछ। फिर इन्होंने कहा कि भाई माश आपस में अफेयर हो गया, तो हमने हमारे घर पे आया, इन्होंने कहा भाई मुझे रिश्ता चाहिए। हमने कहा भाई अपने बड़ों को भेजो। सही बात है। इनके जब बड़े आए इनके भाई ये रिश्ता, तो हमारे घर बड़ों ने कहा कि मैम हम अपने बड़ों से बात करेंगे। इस तरह सिस्टम सारा बना के उन्होंने भाई मंगनी होनी के भाई हाँ भाई तय हो गया। फिर उनके दूसरे भाई वगैरह आए, फिर मंगनी वगैरह हमने माशाल्लाह धूमधाम से इसकी की, सब कुछ किया। चलते चलते इतने सालों में पता नहीं चला, मंगनी के बाद तकरीबन 1 या 1.5 महीने के अंदर ही पता चला कि भाई इसका दूसरे तीसरी लड़कियों से भी चक्कर है। लड़के के ज़ीशान के? जी, ज़ीशान के। और मीडिया मेरी बहन खुद गवाह इस बात की। फेसबुक के ऊपर उससे देखे जाके मेरी बहन से उसके कांटेक्ट हुए, राब्ते हुए, सिस्टर सारे उन्होंने कि भाई हाँ मैं तो इससे तो मैं प्यार करती हूँ, तुम कैसे बीच में आ गई, तुम्हारी मंगनी आपस की इनकी। तो इसको बुलाया, मतलब आपस में फोन करके बुलाया कि भाई ये चक्कर क्या है। तो बोला भाई मैं तो करूंगा। उस टाइम पे धमकियां दे रहा था बच्ची को। अब बच्ची को अंदर ही अंदर दे रहा था, हमें भी नहीं पता। मेरी नहीं होगी, तुम किसी की नहीं होगी। अब अली ने मम्मी को बोला फोन करके, पापा का मैं 2.5 लाख रुपए चाहिए, पैसों का भूखा है, तो 2.5 लाख मांगे थे मेरे मम्मी और पापा से। अच्छा नहीं, उसने तो ये बोला कि आप लोगों ने जहेज की डिमांड कर दी, घर भी चाहिए। आपको उसकी कहानी बताता हूँ, मैंने आपसे फोन पे भी कहा, इसने झूठी कहानी धरी है सारी। कहानी सारी यही थी ना कि उसके भाइयों को बुलाया, अपने भाई ने बोला ठीक है आप अपना सामान भेज दो, हम आपका सामान भेज देंगे। सारा इस तरह सिस्टम हो गया। तो हमने फिर इसकी अपना जो इनका सामान आया हुआ था, हमने सारा बच्चे के साथ, साला है मेरा छोटा, उसके साथ और एक और गवाह बंदा है पर्सन। अच्छा। हाँ, उसके साथ जो उसके पैसे थे जो लिए थे 20-25 हजार रुपए, जो मोबाइल फोन था, जो आई टैबलेट था, जो भी इसकी चीजें थी, हमने एवरीथिंग बच्ची से सब कुछ कलेक्ट करके सारा उसके बाद भेज दिया। सब कुछ उसको हमने दे चुके हैं हम लोग। उसके बाद उसके फोन आए कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो 2.5 लाख रुपए, मुझे 3 लाख दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। अगर कोई है कानून या कोई आवाम हमारा साथ दे, इसको लॉकअप से बाहर निकाल के इसके ऊपर एसिड फेंके, तब इसको पता चले कि एसिड क्या होता है। बच्चे के ऊपर फेंका है, बच्ची की हालत हो रही है, एसिड क्या होता है उसको पता चलना चाहिए। हम तो अपने हाथों पे उसने वो लगाई हुई है क्रीम, गले में गया मेरी बहन के एसिड, यकीन करे पूरी जबान जल गई उसकी। आप जाके देखो, जबान निकालती, बड़े बड़े छाले, पानी नहीं पिया जा रहा बच्ची से, कुछ भी नहीं खाया। आज 8 दिन हो गए, जुम्मे को हुआ, चांद को वाकया ये। आपके राब्ता हुआ लड़के के घर वालों से? उसका राब्ता, वो उसका भाई मुझे फोन करता रहता था। वो स्टार्टिंग में जब उसका हुआ, अरेस्ट होने से पहले उसके भाई ने धमकी भी दी
सलमान, भाई को भी पता था कि ये कर चुका सलमान ने, है। इसके भाई ने। इसका बड़ा छोटा भाई बोलता है कि तेजाब फेंक दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये इसका छोटा भाई इस तरह बोला मेरे माँ बाप को खड़ा होकर, पुलिस ने खुद वो मेरे पापा का वो तेजाब फेंका ना, कोई बड़ा काम थोड़ी किया मेरे भाई ने। इस तरह इतनी बदतमीजी मेरे पापा से, मेरा बाप मर रहा है कि मेरी बेटी का जवाब है तो ये, और वो इस तरह मेरे पापा को बोलता है कि फेंक दे तो क्या मसला हो गया, इतना बड़ा कोई चीज थोड़ी है फेंका है। तो हुआ ये कि मैडम सारा किस्सा जहाँ से हुआ तो मैं भी यहाँ मौजूद था। जैसे मैंने चेहरा देखा, मैं जब तक आके उसके पकड़ता वो भाग चुका था। मैं बच्चों को लेके पहले थाना पहुंचा था, मुबीना टाउन थाना। उसी वक्त अब तेजाब बेच के बह रहा है और हमसे खड़ा करके देखा कि देखो पुलिस वालों ये हुआ, हमारा कैसे इंसाफ दिलवाओ। और कानून भी हमारा साथ नहीं दे रहा है फिल वक्त तो, क्योंकि आईओ वाले उनको पूछने के बजाय हम डिस्टर्ब हैं ऑलरेडी, मुझे डिस्टर्ब करे जा रहे हैं, मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया जा रहा है। आप अपने नंबर दे। सुबह मेरे घर पे आईओ आ गया, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सुबह 10 बजे आके यूं जोर जोर से ठकठकाया जैसे मैं चोर हूँ। आफ्ताब साहब, मैं ऊपर ही खड़ा था, मैंने जी बोलो। बोला सर आप नीचे आइएगा। मैं नीचे आया हूँ, बोला आपका नंबर बंद है। मेरा भाई नंबर बंद है, मेरा दूसरा नंबर भी अवेलेबल, दूसरे बंदों के नंबर भी हैं आपके। मैं परेशान हूँ, मेरे पे अपने 10 काम हो रहे हैं। मेरी बहन का भी तो भरोसा नहीं आता कि आप इशारा करते कि अली क्यों किया, आप ऐसे पूछो क्यों किया उसने, क्यों किया उसने। रोती आँख उसकी यही नहीं, आँख से पानी बह रहा होता है उसके। अगर ये हाइपर हो गई, इसके दिमाग की नस से ये अजीब कंडीशन है, कुछ ना कुछ हो सकता है। फैसला जल्दी हो सकता है एंटी टेररिज्म कोर्ट में आपका इसके लिए भी मैं आपको बताऊं, एंटी टेररिज्म कोर्ट में इनका केस इन्होंने डाला। एटीए के भाई आपको इसको अब तो हम सजा दिला देंगे। आईओ ने ये बोला, पता नहीं हमें क्या क्या बोला, इन्होंने सब कुछ के वो कर दिया। क्या बोलेगा जज के सामने जब केस किया तो जज बोलता है ये तो मेरा केस ही नहीं है। क्या मतलब? एंटी टेररिज्म केस वाला जज कह रही है मेरा केस ही नहीं, ये तो वुमेन उसमें जाओ आप, इसको मेरे पास क्यों लाए हो। ये इंसानियत है। मैं बोलता हूँ कि ये मर्डर से कम है, जो आईसीयू में पड़ी है ये मर्डर से कम है, ये दहशतगर्दी से कम है। मेरी बहन 3 दिन जिस झटके किस तरह माँ आई थी वो तो हम लोग देख रहे थे ना, झटके माँ के बच्चे सांस ले रही थी। जो हम लोग के डॉक्टर कहते 10% सांस की अपनी है, 90% ये अपने वेंटिलेटर पे जिंदा है। दुआएं करेंगे कि बच्ची बच जाए। ऐसी हालत बहुत तेजाब पी चुकी है। डॉक्टर कहते कि अंदर पता नहीं क्या होगा, हम नहीं बता सकते कि वो अंदर सीने पे जाता है या नहीं जाता उसके। इसके सिर्फ चीख मारी तो सारा गले में उतर गया उसके। अल्लाह, हो सकता है उस बच्ची ने खुद भी जानबूझ के बाद में किया होगा यार मैं मर जाऊं तो मेरा अच्छा, क्योंकि मेरा चेहरा ही नहीं बचा है। मैं जनरल राय शरीफ साहब और अपना सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब और जितने भी नवाज शरीफ साहब हैं, जितने भी गवर्नर सिंध इरशाद लिबास साहब, जितने भी बड़े बड़े हमारे सियासी पॉलिटिकल जितने भी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब से मैं अपील करता हूँ मेरे साथ कोऑपरेट किया जाए। मेरे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ रहम किया जाए, मेरे साथ आके फाली फंड भी दिया जाए मुझे, और मेरे इसकी सजा इबरत ना सजा दी जाए इसको। मैं खुद बिलावल भुट्टो साहब को बस जितना भी हो सकता है हमारे साथ आके ताउन करें, बस हम बहुत परेशान हो गए हैं। तेजाब का आइडिया कहाँ से आया? कुछ सोचा था, खुद सोचा था? लोग कह रहे हैं पुलिस वाला है ये। मैं ये श्योर करता हूँ कि इसको हम सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। बिलावल जरदारी भुट्टो जरदारी साहब से मिलकर आ रही हूँ और उन्होंने इसका नोटिस लिया है और सीएम को भी हिदायत की है कि इस बच्ची का ख़ास ख्याल रखें। मोहब्बत का इतना भयानक हौलनाक मंजर और नतीजा मैंने पहली दफ़ा अपनी आंखों से देखा है। एक ऐसा नौजवान जिसने एक खूबसूरत लड़की से शादी के ख्वाब देखे थे, लेकिन वही ख्वाब अपने हाथों से उसने चकनाचूर किए। उसी लड़की को भयानक तरीन नमूना पूरी दुनिया के सामने बनाकर, उसके ऊपर तेजाब अपने हाथों से फेंक कर, जब वो अपने हाथों पर मेहंदी लगवा के चांद रात पे अपने घर आ रही थी। ये है वो दरिंदा जीशान। इससे पूछती हूँ क्या उम्र है तुम्हारी? 23। अच्छा, राहिला को कब से जानते हो? वो मैट्रिक के 2009 से 2015, यानी तकरीबन 6 साल से तुम राहिला को जानते हो। कैसे जानते थे? इसलिए हमारे घर के नीचे ही रहते फ्लैट में। अच्छा, नेबर्स थे तुम। नेबर्स। राब्ता कैसे होता था आपके बीच में? वो मोबाइल से। आपके पास भी मोबाइल था, उसके पास भी मोबाइल। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हम लोग ऐसी बातचीत चलती रही। चलने के बाद फिर हमारी इंगेजमेंट हुई थी। इंगेजमेंट कब हुई है? इंगेजमेंट 2014 में।
अच्छा, जब दोस्ती थी तुम्हारी राहिला के बीच में, तमाम मामला सही चलते थे, तुम शक करते थे उस? नहीं। आपकी शादी कब तय पाई थी कि कब होगी मंगनी की? कितने अरसे बाद हुई? 2 साल। और मंगनी रही कितने अरसे है? मंगनी 6 महीने। अच्छा, अनबन क्यों शुरू हुई? हम अनबन शुरू हुई थी कि मैं ट्रेनिंग पे जा रहा था, तो मेरे पास और तो वो थे नहीं कि सैलरी तो आ नहीं रही थी, तो उसमें चीज़ें बोलना शुरू किया। तो मैंने बोला अब मैं नहीं कर सकता, थोड़े दिन सब्र करें, थोड़े महीने जब सैलरी आ जाएगी तो मैं स्टार्ट दोबारा कर दूँगा। सही। तो उसमें अनबन शुरू हो गई थी कि तुम ये नहीं दिलाते हो, वो नहीं दिलाते हो। तो उसकी बहन आई थी इस्लामाबाद से, तो फिर उसने उसको बोला कि इसका क्या, इसके पास अब क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये तुम्हें क्या अभी जब नहीं कर सकते तो बाद में क्या करेगा। तो उसके जहन में वही बातें डालते गए। फिर तो बाद में ये और भी तो वजह थी ना। फिर उसके बाद फिर वो माना वो उन लोगों ने ना इंगेजमेंट हमारी तरफ से कोई नहीं टूटी थी, हमारी चीज़ अपने पास रखी हुई थी। जो उन्होंने अंगूठी दी थी, सही। उन्होंने वो अंगूठी वापसी दे दी थी, वो इसलिए कि उनके जो बहनोई हैं उन्होंने क्या करना अपने बॉस के भाई से उनका वो करवा रहे थे, रिश्ता लगवा रहे थे। जब तक मेरी आपसे मंगनी टूट चुकी थी उस वक्त? मंगनी हमारी तरफ से नहीं टूटी थी। उन्होंने मना कर दिया था कि हम ये रिश्ता नहीं चाहते। उस टाइम ये बात तो जब उन्होंने मना कर दिया तो आपकी तरफ से क्या मतलब? कोई शादी तलाक वलाक थोड़ी है कि आप जब तक नहीं देंगे तब तक होगी नहीं? मैम इस तरीके से थोड़ी होता है कि ताल्लुक इतने साल रहने का कोई और आया। नहीं, अभी आपका ताल्लुक जुड़ा ही नहीं था, आपकी शादी नहीं हुई थी, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो आपके साथ जुड़ गई थी और अब वो किसी और के साथ नहीं कर सकती? फियोंसी तो थी ना, मगर वो उन लोगों ने डायरेक्ट कर दिए। तो क्या डायरेक्ट कर दिया? तो वो होता है ना कि जो आपके साथ थी अब वो किसी और के साथ घूम रही है। अच्छा, तो आपने उसे अपनी आंखों से देखा था घूमते? यस मैम। और अचानक इस तरीके से अपनी बारी में ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होते? जब ये 7 पिक्चर्स खिंचवाई जा रही हैं तब ये सब कुछ लागू नहीं होता कि ये गलत है, माशरे में ठीक नहीं है, नहीं घूमना चाहिए? पूरी फैमिली के साथ थे। तेजाब का आइडिया कहाँ से आया? खुद सोचा था। राहिला को फ़ोन करते थे आप? मैसेज करता था मगर कोई रिप्लाई नहीं देती थी। कॉल करते थे? कॉल काट देती थी। तो फिर आप उसकी अम्मी से बात करते थे? जी, उसकी अम्मी से बात करता था। उनकी अम्मी ने फिर शराइतें रखी थी कि अगर अब दोबारा करनी है तो। क्या शराइत रखी? कि इसके घर पे इसका नाम करके दोगे, इसकी गाड़ी इसके नाम पे करके दोगे, मेहर करके दोगे। मगर ये नौबत आती। कहाँ से लेकर आए थे साहब? सदर से। तुम्हें कैसे पता था कि राहिला निकलेगी चांद रात पे घर से बाहर? मैम इसलिए कि इसकी टाइमिंग कैसे पता लगी तुम्हें? टाइमिंग तो ऑलरेडी पता थी कि अम्मी ने बताई थी कि कोचिंग इधर जाती है, इतने बजे आती है। तो तुम चांद रात पे कितने बजे से उसके घर के बाहर खड़े थे? मैम वो चांद रात से खड़ा हुआ नहीं था, वो इत्तेफाक एक तो 2-3 गली पीछे ही हमारा घर है। अच्छा। तो फिर वहाँ से घर के पास से जा ही देते ना, तो ताला खोल दी थी तो गली की तरफ से। तो फिर उसी टाइम उसको देखा था, तो फिर उसके पास गए थे। किस चीज़ पे गए? बाइक पे। अकेले थे? नो मैम, दोस्त के साथ। कौन सा दोस्त था? आगा सुना। उसको पता था कि तुम हो साथ? जी। यानी तुम्हारा इरादा ये है? जी। एसिड फेंकने का तुम्हारा इरादा है, वो तुम्हारे साथ था इस चीज़ में? जी मैम। ये तो अकेला है, दूसरा कहाँ है? बीबी बात यह है कि ये भी जबकि मुद्दई जो है, जो मजरूब है, वो भी कहता है कि ये 2 बंदे थे। अच्छा। तो ये बता रहा है कि मेरे साथ जो बंदा, पहली बात तो ये है कि ये हमें क्लियर नहीं कराते। एक तो ये जख्मी है। जख्मी है? हाँ, ये वही एसिड जो है इसके हाथ पे गिरे हैं। ये एसिड आपके हाथ पे गिरा है? कैसे गिरा था ये बताएं। हम फेंकते हैं। कैसे फेंक रहे थे? उल्टे हाथ से? जी। सीधे हाथ में क्या था? मैम इस तरफ पड़ी गई थी वो। सीधे हाथ में क्या था? स्टीयरिंग, वो बाइक चला रहा था। हैंडल था? जी। डायरेक्ट फेस को हिट किया तुमने? बस यूँ करके फेंक दिया था उसको। आगे पीछे नहीं देखा? उसके हाथ में गोद में बच्चा था, भाई था? उस टाइम नहीं दिखा था। कुछ नहीं दिखा था? उस टाइम अंधेरा था, अंधेरे में दिखा नहीं था। राहिला नहीं होती कोई और होती फिर? राहिला दिखी थी ना? यस मैम। यानी सब कुछ दिख रहा था। जब हाथ पे अपने एसिड गिरा तो कैसी फीलिंग आई? ये तो चंद कतरे हैं ना? यस मैम। कितनी तकलीफ इसको हुई होगी। पूरी बोतल उसके मुंह पे है। आपने इस बच्ची को देखा, जाके देखा? मैंने बिल्कुल 100% जाके देखा है। इसको बताइए इसकी क्या हालत? तो ये नजर आ रहा है इसको। हमारा मकसद ये था कि जीशान के मफरूर साथी आगा सराब खान को भी गिरफ्तार किया जाए और इसके लिए जरूरी था कि पुलिस पर प्रेशर बिल्डअप हो
और ये करने के लिए हमने पुलिस के कई हाई ऑफिशियल से बात की और हम पहुंचे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जुल्फिकार मेहर साहब के पास। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जुल्फिकार मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम पर्टिकुलरली राहिला के केस के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कराची का काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है, वहाँ पे 3 लोगों को एसिड विक्टिम बनाया गया, टारगेट किया गया बाकायदा, और एक ऐसा इलाका जो जहाँ पे पुलिस की कानून की भी मतलब अमलदारी होती है और काफ़ी अब अमन व सकून कायम है, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या कैसे रोनुमा हो गया? क्या कोई डर और खौफ नहीं रहा हमारी सोसाइटी में? ज़ाहिर है डर और खौफ भी है। ये बेसिकली इंसिडेंट जो है, जब ये वाक़या हुआ है उससे पहले कोई इसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस के पास नहीं आई, न विक्टिम की फैमिली की तरफ से कि हमें इससे थ्रेट है, न किसी और ज़रिए से। उसमें इंडिविजुअल एक्ट है उस मुल्ज़िम का, ज़ीशान उर्फ अली का, और क्योंकि फैमिलीज़ 7 साल से, जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कि 7 साल से एक दूसरे को जानते थे, उस दौरान ज़ाहिर है ज़ीशान की जो ज़हनी हालत है या जो दूसरी चीज़ें हैं, उसमें विक्टिम फैमिली ने कभी भी कोई थाने पर रिपोर्ट नहीं किया। अच्छा, ये जो दोनों मुल्ज़िमान हैं, ये दोनों एक ही तरह की सज़ा के हकदार हैं या अलग अलग सज़ाएं होंगी? बेसिकली रोल के हवाले से कोर्ट डिसाइड करती है कि इसमें, लेकिन जब इनको हम कंबाइंड शो कर रहे हैं तो जाहिर है उसमें जो दूसरा मुल्ज़िम है उसको भी जो है ला ये कहता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है, क्योंकि उसने सपोर्ट किया जी। और हो सकता है कि क्या पता ये उसका माइंड गेम हो और उसकी उस पर उसने काम किया। जाहिर है उसका किसी भी क्रिमिनल एक्ट में वो अगर शामिल हो रहा है, जो तो उसकी सज़ा भी वही है कि जो क्रिमिनल एक्ट करने वाले की है। अक्सर ये होता है ना, फॉर एग्जांपल एक ज़ीशान है, यही ज़ीशान अब ये मोहब्बत करता था एक लड़की से और एक काफ़ी अरसे तक इन दोनों के आपस में ताल्लुकात थे, तो कैसे वो सोच सकता है कि वो इतना ख़तरनाक कदम उठा सकता है? ये यही होता है ना कि जो दूसरे दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ब्रेन वॉशिंग कर रहे होते हैं और दिमाग में डाल रहे होते हैं, अरे यार उस लड़की ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम उसके साथ ये करो। बेसिकली मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि ये लड़का मोहब्बत करता था। जो मोहब्बत करता है वो जाहिर है फिर उसको इतना जो है वो ये क्रिमिनल माइंड का आदमी है, क्रिमिनल माइंड का मुल्ज़िम है। अच्छा सर, लोग कह रहे हैं पुलिस वाला है ये, तो आप क्या कहेंगे? पूरी फैमिली बैकग्राउंड इसका पुलिस का है? ये बेसिकली अभी भर्ती हुआ था, इसको कोई 14 महीने हुए हैं, इसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है अभी। ये जो है ट्रेनिंग के प्रोसीजर में था, तो अगर इस डिपार्टमेंट में आ गया है तो मैं ये अश्योर करता हूँ कि इसको हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। फैमिली ने ये कहा है कि हमें थ्रेट्स मिल रही हैं लड़के की फैमिली की जानिब से, क्योंकि ये लोग स्ट्रांग है, पुलिस से इन लोगों का ताल्लुक है, तो इन्होंने कहा है कि जैसे भी हो सकेगा हम अपने भाई को बाहर निकलवा लेंगे। किसी सिपाही की ज़ाहिर है इतनी स्ट्रांग लेवल नहीं होती कि कोई उसको जो है वो इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहा हो। मैंने कहा ये ज़ाहिर एक इंडिविजुअल इसका एक्ट है, इस पर सख्त हमने सेक्शन अप्लाई किए हैं और जो विक्टिम की फैमिली है उसको हम प्रोटेक्शन दें। अच्छा, अब अगर हम ख़रीदो फरोख्त की बात करें, अब जैसे ये एसिड है, कितनी आसानी से इस लड़के ने ख़रीदा, और सबसे बड़ी सोने पे सुहागा बात ये है कि उसने कहा कि मुझे दे नहीं रहा था वो एसिड, मैंने अपना पुलिस का कार्ड शो किया तो उसने मुझे बआसानी दे दिया है। बेसिकली तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई? बाथरूम में यूज़ होने वाला एसिड है जो प्योर फॉर्म में इन्होंने जो है वो मार्केट से लिया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है? उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो क्या होगा इसके खिलाफ? जो है वो अभी जो है हम रेड कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो है उस दुकानदार पे रेड हुआ। ओके, थैंक यू सो मच। तुमने उसे बोला था कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, जाओ तेजाब फेंक के आओ? अभी तक मैंने अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं किया क्योंकि मैं उसके साथ नहीं था। बिलावल जरदारी भुट्टो जरदारी साहब से मिलकर आ रही हूँ और उन्होंने इसका नोटिस लिया है और सीएम को भी हिदायत की है कि इस बच्ची का ख़ास ख्याल रखें। ज़ीशान के साथ वारदात में खुद अकेला ज़ीशान शामिल नहीं था, बल्कि उसके साथ उसका एक और दोस्त भी था जिसके बारे में उसने इंकशाफ कर ही दिया था जब उसकी गिरफ्तारी हुई। तो वो शख्स यहाँ पे है हमारे पास जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, सहराब इसका नाम है। किस वजह से और क्या तरबियत रही है इसकी कि इसने ज़ीशान का इतने हीनियस एक्ट में साथ दिया, इससे पूछती हूँ मैं। नाम बताओ पूरा। आगा मोहम्मद सोहराब खान। फैमिली है आपकी? जी है। कौन कौन है फैमिली? 5 बहनें, वालिद साहब हैं, वालिदा हैं और तुम हो? जी। 5 बहनों के अकेले भाई हो तुम? और ज़ीशान की जो हरकत हुई है वो भी किसी की बहन के साथ हुई है? ये बिल्कुल हुई है। तो तुमने उसे बोला था कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, जाओ तेजाब फेंक के आओ? अभी तक मैंने अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं किया क्योंकि मैं उसके साथ नहीं था। क्यों नहीं थे तुम? उसके साथ नहीं था तो उसने क्यों बोला है कि तुम थे?
अब ये तो उसी से पूछा जाए कि वो क्यों बोल रहा है कि मैं उसके साथ था। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बाइक पे 2 लोग थे, एक बाइक चला रहा था और एक खुद ज़ीशान था। 2 लोग थे उसके कहने पे, अगर मुझे फिट कर दिया गया है। तो ज़ीशान को जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। कब से जानते हो? 3-4 महीने से जानता हूँ। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? मेरा गाड़ियों का शोरूम है। जिस रात ये वाक़या हुआ है उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं हैदराबाद में था। हैदराबाद कैसे ट्रैवल किया है? अपनी गाड़ी पे। ज़ीशान ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? ज़ीशान से जो मैंने लाकअप में पूछा था कि यार मेरा नाम क्यों लिया, उसका कहना ये था कि यार तुम्हारे ताया जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और तुम्हारे बुक्को का बेटा सेशन जज है, तुम जल्दी बाहर आ जाओगे और मैं अकेला था। उसने कसम खा के मेरे से ये बात कही है और मेरे आईओ से, गुलाम हुसैन मोरोजो से और उनके SIO इंचार्ज, उनसे भी उसका एतराफ़ किया था कि ये मेरे साथ नहीं है। गिजरी पे हम गए थे, वहाँ पे सच और झूठ बोलने वाली मशीन पे भी चेक करवाया था, उस पर भी मैं क्लियर हुआ था। हथकड़ी में गया था बगैर हथकड़ी। अच्छा, आप क्लियर हो गए हो? 1 मिनट, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए केस आप मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि ये तो कह रहा है कि वो जो लाई डिटेक्टर होता है उसके अंदर मैं क्लियर करार पाया हूँ, क्या ऐसा है? उसकी रिपोर्ट आई है? ये तफ्तीश अभी कल ट्रांसफ़र होके आई है जी, और इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी तक ये क्लियर हमारे सामने नहीं है। आपके पास क्लियर नहीं आएगी, वो रिपोर्ट आई नहीं है। और हमने इस वक्त इनसे अच्छा, ये तो अभी कबूल नहीं रहा कि मैं साथ सरदर्द नहीं कर रहा है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। आप क्या समझते हैं इसकी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, अभी तो ये आए हैं रिमांड के लिए, तो अभी हमने ज़्यादा इनसे पूछताछ नहीं की। पुरानी जो रिपोर्ट आपको दी गई होगी उसके मुताबिक जो रिपोर्ट दी है, बहरहाल उन्होंने बोला है कि ये कसूरवार है। ये जो कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसने अभी अपनी तरफ से जो कहानी बनाई अभी हुई है, हाँ, विदिन अ सेकेंड। अच्छा, उससे पहले इंकशाफ कर चुका था क्या हमें था या नहीं था? अच्छा, उसको बुलाइए दूसरे वाले को, मैं उससे खुद पूछूं कि ये अभी मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है। मुल्जिम सोहराब खान के झूठे सच्चे बयानात सुनने और इसकी सच्चाई को जानने के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से दरखास्त की कि दूसरे मुल्जिम को भी पेश किया जाए, क्योंकि हम लोग मार पीट करके तो सच नहीं उगलवा सकते, बल्कि हकीकत को दिखाकर ही साबित करते हैं। और फिर दोनों मुल्जिमान का आमना सामना हुआ और हकीकत आपके सामने आई। ये तो कह रहा है मैं नहीं था, ये साथ था, तो तभी तो नाम नहीं अब बिला वजह किसी और का नाम कैसे फंसाऊंगा, है ना? तो ये क्या है? अब इनसे ये पूछें कि अपने आईओ से ये बात कही थी कि जो है ये मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला था, या मेरे से ये बात नहीं, इसने ये बात हमें तो नहीं पहली दफा भी कही, इसने तो आपका नाम लिया बाकायदा। यही था आपके साथ? प्रेशर हर जगह पे होता है। जो था मैं आपको शुरू इस टाइम तक तो बता चुका था। अच्छा, यही है उसके बाद CDR अच्छा, हो या मुझे ये बता, हर चीज़ आपको पता क्या होता है। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताओ कि बाइक कौन चला रहा था? बाइक नहीं चला रहा था। तुम चला रहे थे? ये कहाँ था? ये बात बोली थी। नहीं, ये तो पीछे बैठा हुआ था। ये पीछे बैठा हुआ था। हेलमेट पहन के कौन बैठा हुआ था बाइक पे? और पीछे ये था। बॉटल किसने फेंकी थी? और पीछे ये क्या करने बैठा हुआ था? उस टाइम जब गली के अंदर मुड़े थे तो उसमें मेरे को चेंज होना था, मगर उसमें मौका इतना नहीं था। अच्छा, चेंज होना था, ये प्लानिंग थी कि बाद में तुम चलाने लगोगे और मैं पीछे बैठूंगा, तुमने से ये बोला? चेंज होना था मगर उसमें मौका नहीं था, तो गली के अंदर थे। अच्छा, तो उस टाइम करते थे। अच्छा, तो तुम्हारे दिमाग में इसने कोई बहादुरी वाला एलिमेंट डाला कि तुम जाके ये एक्ट करके आओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मैं देख लूंगा, जिस तरह से अभी इसने बोला है कि मेरे फलाने रिश्तेदारियाँ हैं, ढमकाने रिश्तेदारियाँ हैं, और ये बात ज़ीशान को पता थी, इस वजह से इसने मेरा नाम ले लिया कि मैं बच जाऊँगा बहुत जल्दी। ये इससे खाली बोला था, जिक्र किया था, उसने मतलब चलो तुम थे। अब जो ये इतनी बातें बोल रहा है, इससे ये पूछें कि इसने मुझे फ़ोन करके बुलाया था या किस तरीके से बुलाया था। पूरा रमज़ान इससे मेरी कोई मुलाकात नहीं है, ठीक है? ईद, यानी तुम कह रहे हो तुम रमज़ान में इससे मिले ही नहीं हो? बिल्कुल नहीं मिला हूँ। अच्छा, फ़ोन करके तो हाँ, तो इसके भी तो फ़ोन रिकॉर्ड में होगा, तुम्हारी भी तो कॉल रिकॉर्ड होगी। मतलब इससे एक दफ़ा ये बात पूछें, जब पहले जब किया था तो उस समय मैंने इससे क्या बात बोली थी? ना कॉल करना, ना मैसेज करना। जब मिले थे, मुलाकात हुई तो बोला था इस टाइम ब्रेन गेम। अच्छा, ना कॉल करना, ना SMS करना, ताकि तुम पे किसी का शक ना जाए। सही है, इसका ये कहना है। अच्छा, जब भी तुम्हारे पास ये पॉइंट आ गया कि इससे पूछें कि कॉल रिकॉर्ड है या नहीं है, एक सादा आदमी होता है ना, उसे पता ही नहीं होता, मुझे भी दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये वाली बात होनी चाहिए या नहीं, तो जो प्लान करके बैठा हुआ होता है ना पहले से, उसके दिमाग में ये होता है कि हाँ कॉल रिकॉर्ड चेक की जाएगी, तो दैट मीन्स कि तुम दोनों के बीच में प्लानिंग थी पहले से। कोई तीसरा बंदा गवाही दे दे इस बात की कि हम साथ बड़े तेज हो भाई, ये है ना, इसको
मैं बिल्कुल था उसके साथ, मैं बिल्कुल एक उस दफा वक्त गया थे? था, बिल्कुल था उसके साथ। बस खत्म हो गई। अच्छा, उस वक्त क्या बोला था इसने? उस वक्त ये टाइमिंग नोट करने गया था, उसका रास्ता नोट करने गया था कि कौन से रास्ते से ये जाती है, किसके साथ जाती है, ये सारी चीजें नोट करने के लिए गए थे। अच्छा, इसने तुम्हें अपना इरादा बताया था कि हम इस तरह से जी ऐसे? बिल्कुल इरादा बताया था। अच्छा, तो तुमने उस वक्त क्या कमेंट किया? इरादा तुम्हें पता चल गया, एक अच्छे बड़े प्यारे खानदान से, इज्जतदार खानदान से आपका ताल्लुक है, एक होने वाला मुजरिम आपको अपने इरादे बता रहा है और आप एक समझदारी का मुजाहिरा नहीं कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो। उसको मैंने समझाया जहाँ तक मैं कर सकता। समझाया और साथ गया टारगेट अचीव करने के लिए पहली दफा। बिल्कुल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। यहीं आप इसके साथ शरीके जुर्म हो गए। जो अटेम्प्ट टू मर्डर का ये केस हो सकता है। जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी। अब ये दूसरी दफा का जो बोल रहा है उस पे मैं नहीं था, उसके लिए मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन पहली दफा में तुम थे। बिल्कुल था। पहली दफा में ये हो जाता तो तुम जिम्मेदारी लेते। बिल्कुल लेता। ये देखें, इसकी बातों से ही जाहिर हो गया है कि पहले जो है इसको काफ़ी समझाया गया कि आपको क्या बयान देना है, क्या बयान नहीं देना है, तो बड़ी होशियारी से इसने बयान दिया और बाद में ये एक्सेप्ट कर लिया कि पहली दफ़ा जब मैं ज़ीशान के साथ गया था तो मुझे ज़ीशान की प्लानिंग का इल्म था और हम दोनों एक साथ थे इस एक्ट में। तो यानी ये प्लानिंग में जब एक बंदा साथ होता है तो एक बंदे की हिम्मत बढ़ जाती है, तो हिम्मत बढ़ाने में ये आगे आगे रहे और इन्होंने पहली लाइन ही अपना रेफरेंसेस शो कर दिए कि मेरे इतने रेफरेंसेस हैं तो मैं बहुत आसानी से छूट जाऊँगा। तो शायद यही सोच के ज़ीशान का इसने साथ दिया। राहिला को इंसाफ दिलाने की हमारी कोशिश रंग लाई और हमने राहिला की फरियाद ऐवान तक पहुंचाई, जिसके नतीजे में डिप्टी स्पीकर शैला रजा बजाते खुद राहिला और मोहम्मद आदि को देखने अस्पताल पहुंच गई। आपको देख के क्या लगा? क्या बच्ची ठीक हो पाएगी, रिकवर हो पाएगी, उसके इलाज में इतना खर्चा आएगा, क्या वो पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान में हो जाए? देखिए, अभी मैं बिलावल जरदारी साहब, भुट्टो जरदारी साहब से मिलकर आ रही हूँ और उन्होंने इसका नोटिस लिया है और सीएम को भी हिदायत की है कि इस बच्ची का ख़ास ख्याल रखें। और लेकिन सीएम साहब की जो टीम पहले भी आई थी वो भी इन लोगों से वादे करके तो चले गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या ये वादे ही रह जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको याद हो तो चौधरी असलम के बच्चों की एजुकेशन के सारे खर्चात भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अब अभी राहिला की अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट वार्ड में है, इनको पैसे देने पड़ते हैं हर दिन के, तो इनके पास अगले दिन के देने के पैसे नहीं है। आज मेरी बात हुई है और मैंने इनके सामने यहीं पे फ़ोन भी आया है दोबारा और मैंने इनको तसल्ली भी कराई है कि आप बेफिक्र हों। इस केस में 3 विक्टिम्स हैं, तो सिर्फ एक को विजिट किया गया। इनका अपना बच्चा भी है जो कि विक्टिम है, जिसका इलाज अभी नहीं हो रहा है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्होंने दाखिल किया था, 25,000 रुपए दिए, उसके बाद इनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, तो आज बच्चा बाहर दर बदर की ठोकरें खा रहा है, यहाँ पार्किंग में बैठ के इंतजार कर रहा होता है, तो क्या उसको पूछने वाला कोई नहीं है? इन्होंने मुझसे ये बात नहीं कही थी और अभी जब बच्चे को इन्होंने लिया हुआ था तो जो उसको मैं समझती हूँ जर्नल एप्लीकेशन की मेडिसिन्स हैं वो उस पर अप्लाई हुई थी और ये खुद बता सकते हैं कि भाई बताएं, आप उस वक्त कितना रो रो के अपील कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, आप इतनी अपील कर रहे थे, तो अभी तो उनकी नुमाइंदा खुद यहाँ पे खड़ी, आपका मैसेज पहुंचेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो साहब का जो उनके मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने मैडम शैला रजा साहब को भेजा है इनको यहाँ पर और मेरे साथ फुल कॉपरेट का ऐलान भी किया इंशाल्लाह, और ये मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ फुल कॉपरेट करेंगे। तो अब हम कितने दिनों में ये ऐलान सुनना चाहेंगे, सुन सकते हैं कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये बच्ची हमारी है, ये हमारी कौम की बेटी है? मैं समझती हूँ कि ये केस जो है इसके लिए लेजिस्लेशन भी जो है बहुत मजबूत हुई हुई है और इसमें जो विक्टिम्स खुद विक्टिम की फैमिली बता सकती है कि जिस तरह से दिफात लगाई गई हैं, इससे पहले कभी इतने सख्त तरीके से जो है दिफात नहीं लगाई गई, कभी इतनी जल्दी कल्प्रेट पकड़े नहीं गए, दोनों पकड़े भी जा चुके हैं। जगह जगह ये एसिड अवेलेबल है कराची की मार्केट्स में, तो क्या इसके बारे में आपको इल्म है? कोई भी खरीद सकता है 200 रुपए के एवज इतनी बड़ी बोतल जो कि पूरे के पूरे इंसान को पिघला सकती है। ये बहुत दफ़ा असेंबली में डिबेट हुई है कि किसी तरह ये एसिड जो है ये फराहम होना हर शख्स को बंद हो जाए, लेकिन आप ये देखें कि इतने जैसे कोयटा में फ्लूइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो ये चीज़ें जो है ना मुख्तलिफ तरीके से लोगों को हासिल हो जाती हैं। हर लड़की आज परेशान है, रो रही है घरों में, जिसके पास थ्रेट्स भी आई हैं, वो भी डर रही है कि कल को हमारे साथ भी ऐसा होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। पूछने वाले सब हैं। असल बात यह है कि फैमिली को आज
भी जितनी देर इनसे बात हुई है वो यही बात हुई है कि आप हमारे साथ खड़े रहें, वरना अगर आप पीछे से हट जाते हैं, वैसे तो ये केस स्टेट का केस है लेकिन वो कमज़ोर हो जाता है जब जो है फैमिली की सपोर्ट नहीं रहती। थैंक यू सो मच। हमारा प्रोग्राम देखकर आपके जहन में चंद सवालात जरूर उभरे होंगे। आखिर हमारी खवातीन के खिलाफ ये बेईमाना सलूक कब तक रवा रखा जाएगा? हमारा कानून अपनी दिफात में ऐसी तरमीम क्यों नहीं करता जिससे तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार हो सकें और उनको सख्त से सख्त सजाएं मिल सकें? खवातीन को जिंदा लाशों में तब्दील करने वाले बड़ी सजा के मुस्तहिक हैं, जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में तेजाब गर्दी की सजा उम्र कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने के अलावा और कुछ नहीं। हमारी मुमलिकत खुदादाद में तेजाब गर्दी के 65% केसेस को इंसाफ मिलता ही नहीं। हमने अपना फर्ज पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से अदा किया और राहिलों को इंसाफ दिलाने के लिए कानून के अमलदारों से लेकर कानून साजों तक पहुँचे। अब सिर्फ फैसले का इंतजार है, आपको भी और मुझे भी।